लास्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखे थे। इलेक्ट्रॉन कौन सा रे से निकलता था? कैथोड रे से। प्रोटॉन एनोड रे से, दूसरा नाम क्या था? कैनाल रेज। और न्यूट्रॉन कोई रे से नहीं। और कौन कौन साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किए थे ये देखे थे, और फिर उसको डिफाइन किए थे, प्रॉपर्टीज देखे थे, है ना। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। 5 तरह का पार्टिकल्स देखेंगे। कितना पार्टिकल्स देखेंगे? 5 पार्टिकल्स देखेंगे। एक तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई के ऊपर -4 से डिनोट करते हैं। सीधे अगर ई के ऊपर ऐसे माइनस लिख दोगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से कर देंगे तभी भी सेम बात है ना। तो इलेक्ट्रॉन को डिनोट कैसे से करते हैं? ई के ऊपर -4 से। प्रोटॉन, प्रोटॉन को डिनोट करते हैं पी से। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं एन से। अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स को डिनोट करते हैं अल्फा से या हीलियम से। ठीक। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 और एटॉमिक मास 4 जनरली। बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स को डिनोट करते हैं बीटा से या इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब क्या समझे? इलेक्ट्रॉन का ही दूसरा नाम क्या है? बीटा पार्टिकल्स है। तो यही पांचों पार्टिकल्स दिमाग में रखना है। इसी का हम लोग 4 चीज जानेंगे: एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज। एब्सोल्यूट मतलब होता है एग्जैक्ट, है ना। और रिलेटिव मतलब होता है किसी के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो उसको रिलेटिव बोलते हैं। तो पहले देख लेते हैं पांचों का। एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट मास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 kg। प्रोटॉन का एब्सोल्यूट मास हो जाएगा 1.67 इंटू 10 पे पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का हो जाएगा 1.67 इंटू 10 पे पावर -27 kg। सेम है ना दोनों का। और अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स का एब्सोल्यूट मास याद नहीं रखना होता है। अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स का सिर्फ रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज देखेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट मास यही तीनों का याद करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम है ना। इलेक्ट्रॉन का याद रखना होगा 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 kg। प्रोटॉन का भी याद रखना होगा, सेम वही न्यूट्रॉन का होगा। अब एब्सोल्यूट चार्ज देख लेते हैं। एब्सोल्यूट चार्ज, इलेक्ट्रॉन का अगर एब्सोल्यूट चार्ज देखोगे तो हो जाएगा -1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कोलम्ब। प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कोलम्ब। न्यूट्रॉन का 0। क्यों न्यूट्रॉन का 0? क्योंकि न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का चार्ज कहाँ से होगा? अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स का एब्सोल्यूट चार्ज याद नहीं रखना है। दोनों का मैग्नीट्यूड देख रहे होगे सेम होगा, बस एक में माइनस एक में प्लस, चार्ज का डिफरेंस है। एब्सोल्यूट चार्ज हो गया। अब रिलेटिव मास, रिलेटिव मास ये याद नहीं रखना होता है, थोड़ा सा सोचना होता है। रिलेटिव मतलब होता है किसी के रेस्पेक्ट में। तो किसी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? जो यहाँ पे है उसी के रेस्पेक्ट में, है ना। तो अगर रिलेटिव मास देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का देखो कितना है, 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 kg। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10 पे पावर -27 kg। तो इस दोनों के रेस्पेक्ट में, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये काफ़ी कम है। अरे यहाँ पे 10 पे पावर -27 है, यहाँ 10 पे पावर -31 है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत कम है, मतलब नेग्लिजिबल माना जाएगा। तो इसका रिलेटिव मास कितना हो जाएगा? 0। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सेम है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सेम है, तो दोनों का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स को डिनोट करते हैं अल्फा से या फिर हीलियम से। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4, 4। तो रिलेटिव मास कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स तो इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास कितना? 0। तो बीटा पार्टिकल्स का भी रिलेटिव मास कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया रिलेटिव मास। अब रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज का अगर बात करेंगे, फिर चार्ज से कंपेयर करो तो क्या देख रहे हो?
इसका इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10⁻⁹, अब प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो क्या देख रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस चार्ज का डिफरेंस है। तो इसका रिलेटिव चार्ज हो जाएगा -1 और इसका हो जाएगा +1। ठीक है। न्यूट्रॉन का जब एब्सोल्यूट चार्ज ही नहीं है तो रिलेटिव चार्ज कहाँ से आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा, है ना। अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम से डिनोट करते हैं ना, अल्फा से या हीलियम से। हीलियम का देखो एटॉमिक मास कितना होता था, 4, है ना। तो रिलेटिव मास 4 लिख दिए। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, तो रिलेटिव चार्ज 2 लिख देना। जानते होगे कि एटॉमिक नंबर को ही न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, है ना। बीटा पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता था, -1, तो बीटा पार्टिकल्स का भी रिलेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इसको हम लोग को याद रखना है। पहले ना दिमाग में पांचों पार्टिकल्स बैठा लोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स। अब 4 बात सोचना है, एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट मास, तीनों का, पांचों का नहीं, 3 का, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का सोच लेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg, प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 kg, न्यूट्रॉन का भी सेम वही। फिर एब्सोल्यूट चार्ज सोच लेंगे, फिर रिलेटिव मास कंपेयर करके सोचेंगे, फिर रिलेटिव चार्ज कंपेयर करके सोचेंगे। ये देखो ये एग्जैक्ट है तो ये तो याद रखना होगा, ये एग्जैक्ट है तो याद रखना होगा। रिलेटिव क्यों याद रखोगे भाई, वो तो कंपेयर करके सोच लेंगे। और यूज बहुत आएगा इस टेबल का, तो खूब अच्छे से कर लेना। पहले पांचों पार्टिकल्स बैठा लेना दिमाग में, उसके बाद एक तरफ से एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज, इस तरह से कर लोगे। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। देखो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। एन वाइल ड्रॉप हैज 6.39 सॉरी 6.39 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दिस वाइल ड्रॉप हैज, है ना। कितना इलेक्ट्रॉन्स इसमें होगा। तो देखो बुआ, चार्ज तुमको दिया हुआ है, टोटल चार्ज दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा किए होगे 9-10 में। क्या करते होगे कि एक दीवार बता देता होगा कि इतना दीवार का लेंथ है, इतना ब्रेथ है, इतना हाइट है, वो बता देता होगा। और फिर एक ब्रिक्स का मतलब एक ईटा का लेंथ, ब्रेथ, हाइट बता देता होगा। तो क्या नंबर ऑफ ईटा पूछता होगा। तो नंबर ऑफ ईटा क्या करते थे, कैसे निकालते थे, वॉल्यूम ऑफ दीवार बाई वॉल्यूम ऑफ 1 ईटा, तो नंबर ऑफ ईटा निकल जाता था। उसी तरह अगर सरफेस में टाइल्स लगाना है, ठीक, तो टाइल्स लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सरफेस, जितना सरफेस में लगाना है वो एरिया उसका ले लेंगे, अब बाई एरिया ऑफ 1 टाइल्स। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे ना एरिया ऑफ सरफेस में एरिया ऑफ 1 टाइल्स में, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। तो कभी भी किसी भी चीज़ का नंबर निकालना होता है ना, तो जितना में निकालना होता है वो कहाँ रख देते हैं, ऊपर, और नीचे में 1 का रख देते हैं, बस नंबर निकल जाता है। तो यहाँ पे भी देखो वाइल ड्रॉप है ना, वाइल ड्रॉप में कितना चार्ज है, 6.39 इंटू 10⁻⁻19 कोलम चार्ज है। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है ना। तो इस चार्ज को कहाँ रख देंगे, ऊपर, और नीचे में 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देंगे, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू इस चार्ज को ऊपर रख दोगे 6.39 इंटू कितना 10⁻⁻19, अब बाई नीचे में 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब देखो भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, लेकिन नंबर कभी निगेटिव में होता है क्या, नंबर कभी निगेटिव में नहीं होता है। कितना भाई बहन है, तो -3 गो भाई बहन, ऐसा कभी नहीं होता है। 3 गो होगा, 4 गो होगा, 2 गो होगा, 1 गो होगा, नहीं होगा। ऐसा नहीं कभी हो सकता है कि निगेटिव में आ जाए। तो मैग्नीट्यूड लेंगे उसका, है ना। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ठीक है भाई। ये पूरा टोटल चार्ज रख दिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिए। कभी भी नंबर पूछे ना यही करना, टोटल ऊपर रख देना, नीचे में 1 का रख देना, अपने नंबर निकल जाएगा, है ना। अब क्या करोगे, 6.39 को 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 काट दिए, 6.39 को 6.4 बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1.6, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 16 से ही कितना हो गया, 4 हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 4 हो गया। तो एक वाइल ड्रॉप जो गिर रहा है यहाँ पे, जिसका चार्ज इतना बता रहा है, उसमें
तो एक वाइल ड्रॉप में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 गो इलेक्ट्रॉन्स है। कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो कोई कोई एक्यूरेट के नाना सब क्या करता है कि 6.39 रखेगा और नीचे में 1.6 और उसको डिवाइड करके 3.9295 ऐसे करके ले आएगा, खूब अगराएगा। अरे पगला, नंबर कभी डिसिमल में नहीं हो सकता है। या तो 2 गो कॉपी है तुम्हारे पास, या तो 3 गो कॉपी है, या तो 4 गो कॉपी है। कभी 3.8 कॉपी नहीं खरीदते हो कहीं से। कभी 4.9 पेन नहीं है तुम्हारे पास। या तो 4 होगा या तो 5 होगा। नंबर कभी डिसिमल में नहीं होता है, तो है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई बाई एम रेशियो। ई बाई एम रेशियो क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है ना, देखे हुए हैं स्पेसिफिक चार्ज होता है। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई बाई एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ई बाई एम रेशियो देखना है हम लोग को। ठीक है, कंपेयर करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, मतलब कंपेयर करना है। तो जब कंपेयर करना रहे तो एग्जैक्ट वैल्यू मत निकाला करो कि एकदम पूरा ई रख दिए इलेक्ट्रॉन के लिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम रख दिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं। कंपेयर करना है तो रिलेटिव वैल्यू निकालो, उससे कंपेयर करो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, थोड़ा देख लोगे अच्छे से क्वेश्चन, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग अपने से बनाओगे। तो क्या करेंगे, ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ई बाई एम ही रहेगा। ई बाई एम रेशियो ऑफ प्रोटॉन, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो ई रहेगा। इसका -1 होता है, इसका +1 होता है रिलेटिव चार्ज अगर देखे तो, है ना। तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, है ना। अब मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना बुआ, 1840 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ये एम जो है ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 1840 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। ये क्लास 9 में ही पढ़े थे कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं कहीं पे 1837 टाइम्स लिखा रहता है। 1837 को ही तो अप्रोक्स में 1840 नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब ई बाई एम रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन का हो गया, प्रोटॉन का हो गया, और किसका आप देख रहे हैं, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना, 0, तो जाहिर सी बात है 0 इंटू ई क्या हो जाएगा, 0, और 0 बाई कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं, ये तीनों में सबसे छोटा कौन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा देखना है। तो ये तीनों में सबसे छोटा कौन है, न्यूट्रॉन, 0, है ना। तो ई बाई एम रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन, इसका सबसे कम हो गया स्पेसिफिक चार्ज, है ना। इससे दोनों में अब छोटा कौन है, तो देखो ई बाई एम सेम है, नीचे में 1840 है, और जब नीचे में ज़्यादा होता है तो ओवरऑल कम होता है। यहाँ पे ई बाई एम मतलब नीचे में कुछ नहीं 1 है, यहाँ पे ई बाई एम तो नीचे में 1840 है, तो नीचे में ज़्यादा है मतलब ओवरऑल कम है। तो ये दोनों में कम कौन हो जाएगा, ई बाई एम रेशियो ऑफ प्रोटॉन। तो ई बाई एम रेशियो ऑफ प्रोटॉन, है ना। अब इससे ज़्यादा कौन हो जाएगा, ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, खूब देखोगे, जेई मेंस, मेडिकल, कोई भी कोचिंग का असाइनमेंट, सब जगह मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखो कंपेयर करना है ना, तो क्यों फालतू में वैल्यू पुट करने लगोगे, ई एम नहीं, कंपेयर करना है, आराम से रिलेटिव टर्म में लिख लो और उसके कंपेयर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये पॉज करके अपने से बना लोगे, आराम से बन जाएगा। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई बाई एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स एकदम सेम, पॉज करो, एकदम अपने से ऐसे ही लिखो, ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, फिर ई बाई एम रेशियो ऑफ प्रोटॉन, ई बाई एम रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और फिर कंपेयर कर दो, कर लोगे, ठीक है। देख लो इसको पॉज करके पहले, ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई बाई एम ही रह जाएगा, क्योंकि ई मतलब तुम जानते हो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम मतलब क्या जानते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई बाई एम रेशियो ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज ई, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखें तो इसका -1 है, इसका +1, तो ई रहेगा। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है वो है 1840 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद बोला ई बाई एम रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ई बाई एम रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। चलो अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम,
हीलियम का रिलेटिव चार्ज, एटॉमिक नंबर कितना होता था 2, तो रिलेटिव चार्ज 2 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 2e। और मास, तो रिलेटिव मास कितना होता था 4, तो 4 इंटू 1840 इंटू एम। अगर सर इसका 4 जो हुआ, तो 4 से प्रोटोन में ही क्यों मल्टीप्लाई किए, इलेक्ट्रॉन में क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए? तो प्रोटोन को ही हाइड्रोजन भी बोलते हैं, तो जो इसका 4 हुआ तो वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ले लिए, तो 4 इंटू 1840 इंटू एम हो गया। ई 2 से काट दिए 2, और कुछ नहीं काटेंगे, इसलिए काट दिए कि ऊपर में देखो ई ई ई सेम हो गया ना, नीचे में देखो एम 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 सेम हो गया। यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1, यहाँ पे 1840, यहाँ पे 2 इंटू 1840, यहाँ पे नीचे में सबसे ज़्यादा है, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ई बाई एम रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इसका हो गया सबसे कम। अब इस दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये दोनों में कम हो जाएगा ये वाला वैल्यू, तो ई बाई एम रेशियो ऑफ प्रोटोन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, पहला मॉडल देख रहे हैं इस चैप्टर में, बहुत सारा आगे देखना है, रदरफोर्ड्स मॉडल देखना है, बोर्स थ्योरी देखना है ना, हाइजेनबर्ग देखना है, तो काफ़ी सारा देखना है। इसमें पहला नंबर अभी हम लोग देख रहे हैं। अभी तक जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर है, और उसके बाद 5 पार्टिकल्स देखें, पांचों का एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज देखें और उससे क्वेश्चन किए। अब क्या देख रहे हैं, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल का ही दूसरा नाम क्या होता है प्लम पडिंग मॉडल बोलते हैं। थॉमसन्स क्या बोले कि पॉजिटिव स्फीयर ले लिए, पॉजिटिव स्फीयर में जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज, मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर से इम्बेड कर दिए, जिससे ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। हो गया थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। फिर से एक बार, पॉजिटिव स्फीयर ले लिए, उसमें इतना इलेक्ट्रॉन्स इम्बेड कर दिए जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज था। अगर मान लो इसमें 5 पॉजिटिव चार्ज, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर से इम्बेड कर देंगे, 6 पॉजिटिव चार्ज तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर से इम्बेड कर देंगे ताकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। तो दिमाग में रखेंगे, अभी पॉज करके एक बार सोच लो थोड़ा, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है। तो थॉमसन्स क्या किए, पॉजिटिव स्फीयर ले लिए, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर से इम्बेड कर दिए ताकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। हो गया, इतना बात अगर सोच लो ठीक, नहीं तो फिर बैक करके देखो। चलो देखते हैं, ही परपोज दैट टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज स्प्रेडेड इनटू द, मतलब फैला दिए उसमें, इज स्प्रेडेड इनटू द स्फीयर ऑफ साइज ऑफ एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड यूनिफॉर्मली टू मेक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, जैसे ये, ठीक है, इसमें पॉजिटिव स्फीयर ले लिए, इसमें पूरा एकदम पॉजिटिव स्फीयर है, तो मान लो कि 6 पॉजिटिव चार्ज है इसमें, कितना पॉजिटिव चार्ज 6, तो 6 बाहर से क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स इम्बेड कर दिए, 6 बाहर से क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स इम्बेड कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड यूनिफॉर्मली टू मेक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इतना इलेक्ट्रॉन्स बाहर से इम्बेड किए कि एटम क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। यही बात थॉमसन्स बोले। ये बहुत दिन तक नहीं चल पाया थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ये बात फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, दिस मॉडल वाज सून फेल्ड, बहुत जल्दी फेल हो गया, एज इट कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसके बाद कौन आया, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम आया, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में क्या हुआ, देखो जब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो रहा था तो उसमें क्या देखे थे हम लोग कि अल्फा पार्टिकल्स जो रेडियो एक्टिव सोर्स से आता है उसको बेरिलियम फॉइल पे बम्बार्डमेंट कराया गया। तो रदरफोर्ड्स क्या किए, अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डमेंट कराएं। फिर से एक बार, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डमेंट कराएं
और 3 चीज ऑब्जर्व किए हैं। पहला कि ज्यादातर रे जो है ना वो सीधे सीधे चला जा रहा था, कुछ रे कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा था, अब बहुत कम रे मतलब 20,000 में एक बाउंस बैक आ जा रहा था। यही 3 चीज ऑब्जर्व किए हैं। फिर से एक बार ये दिमाग में रखना है, रदरफोर्ड क्या किए हैं, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराएं। कहाँ पे, तो गोल्ड फॉइल पे। और कितना चीज ऑब्जर्व किए हैं, 3 चीज। ज्यादातर रे सीधे चला जा रहा था, कुछ रे कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा था, अब बहुत कम रे बाउंस बैक हो जा रहा था। ठीक है, देखो साइंटिस्ट लोग का यही कहानी था कि पहले वो सोचते थे उसके बाद करते थे। तो जो करके देखें, सोचने में खाली और करने में बहुत फर्क होता है। जैसे कोई चीज़ सोच रहे हैं तो उसमें, और कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा डिफरेंस लगता है। तो सोचें, किए, तो जो किए करके जो देखें रिजल्ट, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। और जब कोई आदमी कोई काम करता है, गलत सही जो भी होता है करता है, तो देखता है जब रिजल्ट, तो उसे सीखता भी है ना। कम ज़्यादा ये अलग मैटर है, लेकिन सीखता है, तो उसको कंक्लूजन बोलते हैं। और जब सीखता है तो फिर आगे से अगर देखता है कि कोई इस तरह का गलती कर रहा हो तो उसको बताता है, तो उसको पोस्टुलेट्स बोलते हैं या फीचर्स बोलते हैं, है ना। और जब बोलता है तो फिर दूसरा कोई आदमी को अगर लगता है कि नहीं थोड़ा ठीक नहीं बोल रहा है, इस चीज़ में यहाँ पे कमी है, तो फिर वो ड्रॉबैक निकालता है। तो साइंटिस्ट के केस में इतना ही बात, पहले ऑब्जर्वेशन, फिर कंक्लूजन, फिर फीचर्स, और फिर ड्रॉबैक, ये सब बात। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। साइंटिस्ट के लिए ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कोई काम करता है, तो उसके लिए ठीक है कि हाँ ठीक है ऑब्जर्वेशन किया, कंक्लूजन किया। हम लोग को हर काम करके ही नहीं सीखना चाहिए, कुछ चीज़ देख के भी सीखना चाहिए, है ना। कि अगर कहीं देख रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, तो उस चीज़ से सीख लें कि नहीं ये काम हम लोग नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे हम। तो जिंदगी इतना बड़ा नहीं है कि हर काम करके ही सीखे, कुछ चीज़ देख के भी सीखना होता है कि वो गलती नहीं करे, या फिर कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो ये चीज़ करें, तो कुछ चीज़ देख के भी सीखना होता है। साइंटिस्ट के केस में ऐसा बात नहीं है। साइंटिस्ट के केस में वो करना ही होता है, जब तक नहीं करेगा तब तक ऐसे ही ख्याली पुलाव बनाता रहेगा तो क्या होगा। तो साइंटिस्ट के केस में ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन जो किया देखा उसको ऑब्जर्वेशन, सीखा कंक्लूजन, बोला तो फीचर्स, और दूसरा बुराई निकाला तो ड्रॉबैक। इतना चीज हम लोग देखने वाले हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम का। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, इसमें से इस सोर्स है जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकला। अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से आता है, तो रेडियो एक्टिव सोर्स से आता है। कहाँ से आता है, रेडियो एक्टिव सोर्स से आता है। ठीक है, ये गोल्ड फॉइल बना दी है। क्या बना दी है, गोल्ड फॉइल। अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया ना रदरफोर्ड, कहाँ पे, गोल्ड फॉइल पे। तो क्या देखें कि ज्यादातर रे जो है ना सीधे निकल जा रहा था, ज्यादातर रे सीधे निकल जा रहा था, कुछ रे कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा था, टकराया और देखो डिफ्लेक्शन। ठीक, कुछ रे क्या हुआ, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा था। ठीक है, और बहुत कम रे मतलब 20,000 में एक बाउंस बैक हो रहा था, जा रहा था आ जा रहा था वापस। ठीक है, यही 3 बात ऑब्जर्व की है। ठीक है, देख लेते हैं तीनों। तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में पहला नंबर, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, सीधे चला गया। दूसरा, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट किया। और तीसरा, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, नियरली 1 आउट ऑफ 20,000 वाज बाउंस्ड बैक। यही 3 गो ऑब्जर्वेशन हो गया, अच्छे से दिमाग में रखना है। बोलेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम का ऑब्जर्वेशन बताओ, तो बोलोगे कि रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स का, डायरेक्ट इसमें स्टार्ट नहीं हो जाओगे, पूरा बोलोगे कि रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स का गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डमेंट कराएं, फिर 3 चीज देखें कि ज्यादातर रे सीधे चला जा रहा था, कुछ रे कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा था, बहुत कम रे बाउंस बैक आ जा रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना कुछ आदमी लोग इनको टोक्का लगाया कि आप गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज करते हैं, और कोई क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो फिर ये और कुछ कुछ एटम यूज करने लगे। और उससे भी एक बात बताएं कि जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ाइएगा एटम का, आप यहाँ पे जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ाइएगा,
एंगल ऑफ डेविएशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, एंगल ऑफ डेविएशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो यही बात नोट में लिखा हुआ है, ग्रेटर इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, ग्रेटर विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ग्रेटर विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ क्या, अल्फा पार्टिकल्स। एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ाइएगा तो एंगल ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ाइएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखना, अगर ऑब्जर्वेशन पूछे तो ये नोट वाला बात नहीं बोलना, सीधे बोलना ज़्यादातर रे सीधे चला जा रहा था, कुछ रे कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा था, बहुत कम रे बाउंस बैक आ जा रहा था। नोट वाला बात नहीं बोलेंगे। चलो ये तो ऑब्जर्वेशन हुआ, मतलब ये रदरफोर्ड देखे, है ना। अब ये सीखे क्या, ये देख के, ये तीनों बात देख के क्या सीखे रदरफोर्ड, तो देखते हैं भाई। ऑब्जर्वेशन हो गया, अब क्या देखेंगे, कंक्लूजन। ठीक है, तो देखो कंक्लूजन, कंक्लूजन में पहला नंबर, सबसे पहले ये क्या ऑब्जर्व किए थे कि ज़्यादातर रे सीधे चला जा रहा था, तो उससे ही सीखे कि एटम में ज़्यादा जगह खाली रहता होगा। फिर से एक बार, पहला नंबर इनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि ज़्यादातर रे सीधे चला जा रहा था, तो इससे ही क्या सीखे कि एटम में ज़्यादा जगह खाली होगा। ठीक है, तो देखोगे पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, है ना, most of the alpha particles went straight, therefore he concluded that most of the space of atom is क्या, empty, ज़्यादा जगह खाली होगा। दूसरा नंबर ये क्या ऑब्जर्व किए कि कुछ रे कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा था, तो उससे ही सीखें कि एटम का मास और चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट, और ये बहुत सही बात है, ये आगे फिजिक्स में भी पढ़ोगे क्लास 11 में ही, है ना। सेंटर ऑफ मास, कि कोई भी चीज़ का मास जो है ना सेंटर पे कंसंट्रेट होता है। कोई भी सब्सटेंस, जैसे बाइक को पीछे से उठा दो इजी है उठाना, आगे से उठा दो इजी है उठाना, अगर बीच में से कोई बोले उठाने के लिए धुआं निकल जाएगा, है ना। तो क्यों, क्योंकि उसका मास कहाँ पे कंसंट्रेट है, सेंटर पे कंसंट्रेट है। तो कोई भी चीज़ का मास जो है ना सेंटर पे ही कंसंट्रेट होता है। तो ये बोले कि कुछ रे कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसका मतलब जो मास है और चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उस सेंटर पे कंसंट्रेट है। तो देखो दूसरा नंबर, सिंस सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गया, तो देयरफॉर ही कंक्लूडेड दैट ऑलमोस्ट इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड ऑन सेंटर, सेंटर पे कंसंट्रेटेड। तीसरा नंबर ये क्या देखे थे कि कुछ बाउंस बैक आ जा रहा था, बहुत कम, 20,000 में एक बाउंस बैक आ जा रहा था। इससे ये सीखे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो तीसरा नंबर, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये हो गया कंक्लूजन। ठीक है, चलो सबसे पहले ये क्या किए, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराएं गोल्ड फॉइल पे। कोई कोई पूरा सुन लेता है, पूरा लिख लेता है, उसको इतना पता तक नहीं रहता है कि रदरफोर्ड किसको बम्बार्डमेंट कराए, कहाँ पे। अरे वैसा नहीं सुनना है, वैसा नहीं लिखना है, ऐसा सुनना है कि बोल सके, सोच सके, है ना। चलो, तो ऑब्जर्वेशन किए, उसके बाद कंक्लूजन निकालें। अब ये बोलेंगे तो फीचर्स बोल लो या पोस्टुलेट्स बोल लो, तो फीचर्स देखते हैं। ठीक है, फीचर्स में पहला नंबर ही क्या बोले, थोड़ा ध्यान से सुनना। ज़्यादातर जो मास है एटम का और चार्ज है उस सेंटर पे कंसंट्रेट है, उसका नाम दे दिए न्यूक्लियस। उसका नाम क्या दे दिए, न्यूक्लियस। वहाँ पे सीखे थे कि मास और चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट है, उसका नाम क्या दे दिए, न्यूक्लियस। तो देखो पहला नंबर में, द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ एटम कंसंट्रेटेड ऑन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस नाम दिया गया है, ये किनके द्वारा दिया गया है, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। दूसरा नंबर ये बोले कि न्यूक्लियस सेंटर पे है ना, कोई भी एटम है तो न्यूक्लियस सेंटर पे है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, है ना, फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो इसको रिजेंबल्स कर दिए सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम बोल दिए कि न्यूक्लियस जो है ये एज लाइक सन है और इलेक्ट्रॉन्स जो है एज लाइक प्लैनेट है। जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट सब रिवॉल्व करता है, उसी तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सब रिवॉल्व करता है। दिमाग में कर लो अच्छे से। क्या बोले कि एटम है तो बीच में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ से खूब स्पीड में रिवॉल्व करेगा उस सर्कुलर पाथ पे, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। इसको रिजेंबल्स कर दिए किससे, सोलर सिस्टम से। क्या रिजेंबल्स किए, तो न्यूक्लियस प्ले द रोल ऑफ सन एंड
इलेक्ट्रॉन दैट ऑफ रिवॉल्विंग प्लैनेट। ठीक है, तो देखिएगा दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड, है ना, इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। आगे क्या लिखा हुआ है, 10 रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम रिजेंबल्स द सोलर सिस्टम इन विच न्यूक्लियस प्ले द रोल ऑफ सन एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑफ रिवॉल्विंग प्लैनेट। तीसरा नंबर बात क्या बोले, देखो भाई, ये एटम ले ले, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा। तो देखो न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, तो इतना तो पक्का है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अब कौन सा फोर्स, तो दोनों चार्ज है ना, उसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो तीसरा नंबर बात यही बोले कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो देखिएगा थर्ड नंबर, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो फीचर्स रदरफोर्ड्स का और है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छे से इतना पढ़ना और मंथन करना। देखो जैसे थॉमसन बोले ना, तो दिमाग में आना ही चाहिए कि पॉजिटिव स्फीयर ले लेंगे, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स इम्बेड कर देंगे ताकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। रदरफोर्ड्स बोले तो दिमाग में, तो अच्छा से तंका सोचना है ना, रटने पे कम, थोड़ा मंथन करने पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक रहेगा, है ना। क्वेश्चन सब भी रफ कॉपी में फिर अपने से प्रैक्टिस करेंगे कि बना सके, आगे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो बना सके।